संजय कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूं और इस श्रृंखला के अंतर्गत मैं आपको सी टेट और यू पी टेट के जो पेपर हैं, आगामी जो परीक्षाएं आने वाली हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं इस सीरीज़ को चालू करूंगा। देखिए, अब 28 नवंबर को है यू पी टेट की जो डिक्लेयर्ड डेट हो चुकी है, उसके अनुसार तो 28 नवंबर को ही ये पेपर होने वाला है। इसके अलावा अगर सी टेट की बात की जाए तो कुछ महीना नेक्स्ट मंथ में सी टेट का एग्ज़ाम भी लगा हुआ है। और आपको पता ही है कि ये सी टेट और यू पी टेट की जो परीक्षाएं हैं वो इस वर्ष में 2 बार कराई जाती हैं। कोरोना के कारण अभी थोड़ा सा गैप जरूर हुआ है, लेकिन आगे आने वाले समय में ये एक साल में 2 बार कंडक्ट कराई जाएंगी, जिसमें 1 जुलाई रहेगा और 1 दिसंबर माह रहेगा। तो चलिए, इसी को मैं बेस बनाते हुए उन सभी स्टूडेंट्स को जो कि इसकी तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें मैं अभी देखिए, आज के लिए मैं इतना ही करूँगा। इस वीडियो में मैं आपको एक पेपर है सन 2019 का यू पी टेट का जो कंडक्ट किया था, वो हुआ था 31 जनवरी सन 2020 को। तो इसका मैं क्या कराऊँगा, मतलब ये कंडक्ट तो पहले हुआ था, लेकिन इसकी जो आंसर की आई थी रिवाइज्ड होके, वो डेट हुई थी, कब आई थी, 31 जनवरी 2020 को ये आंसर की फाइनल वाली डाउनलोड की थी आयोग के द्वारा। ठीक है जी। तो चलिए, मैं इसी पेपर को, ये सीरीज है पेपर की बी, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है बी सीरीज है, और प्रथम पाली में हुआ था ये पेपर और 2019 का ये पेपर है। तो चलिए, इसी को हम लोग आज सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, जितना हो सके उतना सॉल्व करते हैं। ये पेपर वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने, जिसके कारण से मैं एक एक सेक्शन को आज सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आप लोग बताइएगा, अगर ये वीडियो की पहल या मुहिम आपको अच्छी लगती है श्रृंखला, तो आप कमेंट करके मुझे बताने का कष्ट कीजिएगा, तो मैं इस पर और भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो देख लीजिए, आपको पता है यूपी टेट में 5 भागों में प्राइमरी का ये क्लास फर्स्ट से लेके 5वीं तक के जो शिक्षक बनने जा रहे हैं, उन लोगों के लिए परीक्षा होने वाली है। उनको ये पात्रता परीक्षा हासिल करनी पड़ती है। तो इसमें क्या है, इसमें देखिए 5 भागों में इसका बटा हुआ होता है, 5 सेक्शन है इसमें। भाग 1 में बाल विकास एवं शिक्षण विधि आती है, इसमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर 30 तक होते हैं। और भाग 2 में भाषा होती है, हिंदी भाषा। और भाग 3 में अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत में से किसी एक भाषा का चयन आपको करना पड़ता है। और भाग 4 जो होता है, उसमें गणित के सवाल आते हैं, वो आते हैं क्या, मतलब वो भी 30 सवाल हैं। और भाग 5वां है, उसमें पर्यावरणीय अध्ययन आता है, और इसमें भी 30 सवाल है। तो आप कुल मिला के देखिए, जो जनरल का कैंडिडेट है उसको 90% नंबर हासिल करने होते हैं इसमें, इस पात्रता परीक्षा को पास करने हेतु। और जो एससी, ओबीसी और एसटी कैंडिडेट हैं, उन सभी लोगों को 82 मार्क्स पे इसको क्वालिफाइंग मान लिया जाता है। तो ये सबके लिए कंपलसरी पेपर है, चाहे आपने बीएससी किया हो या आपने बीए किया है या कॉमर्स, किसी भी सेक्शन से आप हो, तो आपको ये 5 ही भागों को आपको इसमें अटेम्प्ट करना पड़ेगा और इसमें पास करना है। ओवरऑल आपको 90 नंबर जनरल के लिए, या 90 प्लस भी आप लेके आइए, 90 तक आप सिक्योर हो जाते हैं, आपको ये सर्टिफिकेट मतलब आपको इशू किया जाएगा 90 नंबर पे जनरल के लिए, और 82 नंबर पे एससी, ओबीसी, एसटी, अन्य कैटेगरी के लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पार्ट 1 है, इसमें लिखा है, देखिए 5 भागों, मैंने आपको भाग आपको बता दिया। सबसे पहला होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड। तो देखें इसमें क्या होता है, देखिए होता कि सबसे पहले आप इसको दिमाग में बेस बना के रखिए कि ये कंडक्ट पेपर कराया जा रहा है, तो इसका लॉजिक क्या है, क्या चाहता है, मतलब आपको इस पेपर में वो क्या देखना चाहते हैं। तो देखिए, आप सभी लोगों ने बीएड या बीटीसी तो कर ही रखा है। इसके बाद आप में एक टीचिंग की क्वालिटी देखने की कोशिश की जाती है कि आप वास्तव में एक अच्छा टीचर बनने के लिए योग्य हैं या नहीं है। तो उसी की ये परीक्षा होती है। तो आपको देखिए, काफ़ी सवाल तो इसमें ऐसे आते हैं जो आपको, आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे ना, तो आप इसको सॉल्व करके ले जाएंगे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ, क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है, तो उसे, अब टीचर है आप, यहाँ देख के चलिए, आप एक शिक्षक हैं और आपकी कक्षा में एक समस्यात्मक बालक है। समस्यात्मक बालक कौन से होते हैं, जो किसी भी बीच में आपको डिस्टर्ब करेंगे या कक्षा को, पूरी क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, तो ऐसे एक बालक है समस्यात्मक बालक। ये समस्यात्मक बालक कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि दृष्टिबाधित हो सकते हैं, उनको कम दिखाई दे सकता है, या उनको मंद बुद्धि हो सकते हैं, वो नहीं पढ़ने के इच्छुक हों, या हो सकता है किसी अन्य प्रकार के। तो ये समस्यात्मक बालक कई प्रकार के होते हैं, इसमें सेक्शन में आप जब पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा। तो आप ऐसा ही कोई बालक है, उसे अगर अपनी क्लास में पाते, तो आप क्या करेंगे, देखिए पहला ऑप्शन दिया है कि आप तत्काल
घर वापस भेज देंगे उसको, ठीक है, घर वापस कर देंगे, बच्चे को नज़रअंदाज कर सकते हैं, बच्चे को दंड देंगे, या बच्चे को परामर्श देना की कोशिश करेंगे, या परामर्श देना चाहिए। तो ये एक शिक्षक के लिए आपने देखिए आयोग ने ये 4 कंडीशन रख ली हैं, ठीक है, 4 विकल्प उसको दे दिए कि आप इन चारों में से क्या करेंगे। तो देखिए जाहिर सी बात है आप क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए आपको नेगेटिव नहीं बनना है, आप घर नहीं भेजेंगे, नज़रअंदाज नहीं कर सकते, बच्चे को दंड देना तो वहाँ मतलब ये कभी नहीं किया जा सकता है ना, दंड नहीं दे सकते। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे जो करेक्ट विकल्प है, सबसे उचित जो आंसर है वो क्या है, ये है, इसमें लिखा है कि बच्चे को परामर्श देना चाहिए, तो आप बच्चे को उसको परामर्श देंगे, ठीक है। तो पहला सवाल ये हो गया। अब दूसरे का आंसर देखते हैं। दूसरा लिखा है कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं, किससे संबंधित, पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती क्या है पहले तो आप ये समझ लीजिए, है ना, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़, है ना। तो ये क्या होती हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं वो होती हैं जो शिक्षा के, जैसे आपका एक सिलेबस बना होता है, किसी भी क्लास का एक सिलेबस हो गया, क्लास 8th का हो गया, 9th का, तो सिलेबस के साथ साथ उसको एक्स्ट्रा कुछ बच्चे को काम किए जाते हैं। जैसे कि आपको याद होगा जब आप पढ़ते हैं, जैसे ग्रेजुएशन में होता है, या फिर होने की मतलब ये जो कार्य है वैसे हर एक कॉलेज में ये संपन्न कराया जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी होता ही है कि हमारे यहाँ के शिक्षक थोड़ा इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और बच्चे को नहीं कराते। लेकिन आपको जहाँ तक याद होगा आपके बचपन की क्लासें, तो आपको देखो बाल सभा के नाम से याद होगा कि बाल सभा होती थी, वहाँ पे कविताएं गाते थे बच्चे, है ना। तो ठीक इसी प्रकार से पाठ्य सहगामी क्रियाओं के कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि क्रिकेट गेम खिला दिया किसी बच्चे को, ठीक है, कोई कविता दे दी, कोई डिबेट कंपटीशन करा दिया, या कहीं किसी भी प्रकार का कोई भी आपने एक्स्ट्रा काम करा दिया, तो उसको हम लोग पाठ्य सहगामी क्रिया करते हैं। और ये होती किस लिए, यही संबंध है, देखो यही सवाल पूछ रहा है कि वो किससे संबंधित हैं, पाठ्य सहगामी क्रिया किससे संबंधित है। एक लिखा है छात्रों के मानसिक विकास से, तो ये भी सही बात है, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, ये भी सही बात है, शैक्षिक संस्थानों के विकास से, ये तो देखिए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि शैक्षिक संस्थानों का विकास क्या होगा, छात्र का विकास होगा ना पाठ्य सहगामी क्रियाओं से, और छात्रों के वृत्तिक विकास से। अब वृत्तिक विकास क्या होता है, यानी कि यहाँ पे देखो इंग्लिश वर्जन, जब आपको हिंदी समझ में ना आए तो वृत्तिक का मतलब क्या है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, प्रोफेशनल मतलब वो कोई नौकरी करने जा रहा है उसके विकास से, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर नंबर 2 होगा। और इसका क्यों होगा, क्योंकि बच्चों के सर्वांगीण विकास से संबंधित होता है, क्या होता है ये कौन सी, पाठ्य सहगामी क्रिया बच्चे के संपूर्ण विकास से संबंधित होती है। चलिए तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। तो अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने नहीं किया है ये आपको देखना। देखिए सबसे जरूरी बात है कि आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो आपको नहीं वाले शब्दों को या कहाँ लिखा है, तो ये बात आपको जरूर पता होनी चाहिए। तो नहीं किया है तो आपको ये आंसर ढूंढना है। तो थॉर्नडाइक ने तो किया था, है ना, स्किनर ने भी किया है, आपको सबको पता है। इनसाइट थ्योरी कॉलर की है, कॉलर ने भी अधिगम को ध्यान दिया। लेकिन बीएस ब्लूम जो है, ब्लूम टैक्सोनॉमी आपने सुना होगा, इन्होंने इसमें अधिगम के नाम से ऐसा कुछ नहीं किया है। तो तीसरे का करेक्ट आंसर क्या होगा, चौथा होगा बीएस ब्लूम। इसी के साथ साथ देखो प्रश्न नंबर 4 पे लिखा है, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या है। तो अवरोधन क्या होता है, अवरोधन का मतलब होता है रोध या रुकावट, किसी प्रकार से रुकावट। तो अवरोधन क्या होता है कि किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, है ना, एक ये विकल्प हो गया है अवरोधन किसी बालक का। दूसरा विकल्प क्या है, बालक का विद्यालय न जाना, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, ये बिल्कुल नहीं होगा। बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। अवरोधन क्या होता है, अब देखिए ये भी नहीं होगा। अब हम बता दे रहे हैं आपको, अवरोधन वो चीज, वो समस्या होती है। देख अपव्यय एक शब्द होता है अपव्यय, और एक शब्द होता है अवरोधन। तो अपव्यय वो शब्द होता है जैसे कि आपने किसी बच्चे को, जैसे सरकार ने कोई ग्रांट रिलीज कर दी, कक्षा 1 से लेके कक्षा 5 के छात्रों तक के लिए उन्होंने कोई पैसे वहाँ से इशू किया, सरकार से आया। अब बच्चे ने क्या किया, बच्चे कुछ समय के लिए उस क्लास में आए, कक्षा 1 पढ़ा, उसने 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, 3 पढ़ने के बाद बच्चों ने क्या किया, ड्रॉप कर दिया स्कूल, मतलब वो स्कूल आना बंद कर दिए। तो ये क्या कहलाएगा, ये अपव्यय कहलाएगा, यानी शिक्षा पे जितना व्यय किया गया वो सब बर्बाद हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, वो अपव्यय कहलाएगा, है ना। अवरोधन क्या होगा कि कोई भी छात्र ऐसा है कि आपको मतलब बार बार एक ही क्लास में रुक जा रहा है, मतलब वो कक्षा 3 में फेल ही हो रहा है, बार बार फिर फेल हो गया, फिर से 3 में आ गया, फिर फेल हो गया, वो मतलब 5 तक पहुंच ही नहीं रहा। तो जब ऐसी रुकावट आती है, अवरोधन आती है, तो उस समय हम लोग क्या कहते हैं कि इसी को हम कहते हैं कि किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में बने रहना। तो चौथे का करेक्ट आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर 1, किसी बालक का एक ही क्लास में 1 साल से अधिक तक बने रहना। तो पांचवा देखिए, पांचवें में लिखा निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। मतलब पहले से जानकारी हो, तो देखिए आपने बीएड में या बीटीसी में आपने अपने लेसन प्लान बनाए होंगे छात्रों के लिए। तो लेसन प्लानों में बनाते समय आपको याद है कि सबसे पहला आप पूर्व ज्ञान जब चेक करते हैं छात्र का, तो क्या पता करते हैं, प्रस्तावना निकलवाते हैं कि नहीं, कि आपको इसके बारे में क्या जानते हैं ना, कुछ इस प्रकार से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है,
प्रस्तावना कौशल, प्रदर्शन कौशल बिल्कुल नहीं होगा। पूर्व ज्ञान पता करने के लिए प्रदर्शन कौशल नहीं होगा, ये तो क्लास के दौरान ही किया जाएगा ना प्रदर्शन, कि आपने एक डेमोन्स्ट्रेशन विधि दे दी कि आपको ज्वालामुखी दिखाना था, तो आपने कुछ ज्वालामुखी का चित्र या फिर कुछ बना के दिखाया छात्र को, तो वो अलग होता है। उद्दीपन परिवर्तन कौशल ये भी नहीं होगा। समापन कौशल, अब भाई एंड कहाँ से आ गया है ना, तो कुल मिला के क्या, पूर्व ज्ञान का परीक्षण किस में आएगा, प्रस्तावना कौशलों में आएगा, तो यही इसका सही आंसर है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। 6 में क्या लिखा, निम्न में किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं, यानी कि जिसमें रीइंफोर्समेंट भी शामिल है। देखिए, आपको कभी हिंदी समझ में नहीं आए तो आप क्या करेंगे, इसकी इंग्लिश वर्जन को भी साथ साथ आप थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे तो इससे ईजी हो जाता है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, इसको पुनर्वलन इसको भी कहते हैं ना, ये है ही। 6वें का हो गया, तो 6वें का करेक्ट आंसर क्या है, देखिए यही आंसर है इसका, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, और ये स्किनर के द्वारा दिया गया है, और यही इसका पुनर्वलन का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। उद्दीपक अनुपूरी एसआर स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, ये थॉर्नडाइक की थी, पर ये वो नहीं होता है ना, ये प्रयासन ट्रायल ये वाली होती है, 2 नंबर की है। शास्त्रीय अनुबंधन पावलोव वाला आपको पता है, कुत्ते के अनकंडीशनल व्यवहार और वो किया गया। सूज का सिद्धांत वो आपको पता है, कॉलर का है, कॉलर ने दिया था, और इसमें क्या होता था, सुल्तान नाम का एक चिंपैंजी होता है, और वो अपनी परिस्थिति के अनुसार वहाँ पे जो छड़ें पड़ी होती हैं, उस छड़ों को इकट्ठा करके वो क्या करता है, अपने अचीवमेंट करता है, लास्ट में फल को प्राप्त करता है, केले खा लेता है और अपनी पेट की भूख को मिटा लेता है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि सवाल था कि पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहा जाता है, तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए। प्रश्न संख्या 7 में लिखा है, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है। तो देखिए, इसके लिए कंपलसरी, देखिए अभी मैं यहाँ पे सिर्फ प्रश्नों को आंसर ही दे रहा हूँ, तो इसलिए सही आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो सही करेक्ट आंसर है वो है, प्रश्न का जो इसका विकल्प है वो विकल्प संख्या 3 है, इसका इंट्यूटिव स्टेज है ना, या फिर अंत प्रज्ञा अवस्था, ये क्या है, इसके संज्ञानात्मक, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का अंग नहीं है। ठीक है, नहीं है, बाकी के ये अब हो गए। ठीक है, ये सारे क्रियात्मक अवस्था भी है, प्रतिबिंबात्मक अवस्था भी पाई जाती है, और संकेतात्मक अवस्था भी ब्रूनर के सिद्धांत में देखने को मिलती है। तो आप लोग क्या करेंगे, आपके लिए होमवर्क के रूप में यही है कि आप ब्रूनर के सिद्धांत को आप पढ़ेंगे, और इसके बाद जानकारी प्राप्त करके मुझे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि ब्रूनर ने कौन सा सिद्धांत दिया और उसमें कितनी स्टेजेस पाई जाती हैं। ठीक है, अब प्रश्न के 8 में, मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, वो कौन से पद हैं। तो इसमें देखिए, अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है, प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन है, एक्सप्लोरेशन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एसिमिलेशन हो गया, और रेसिटेशन हो गया, रेसिटेशन या वाचन अभिव्यक्तिकरण। तो मॉरिसन के द्वारा देखिए, कुल मिला के आपको देखो 5 पदीय सिद्धांत की बात की जाए तो यहाँ पे मॉरिसन का नाम याद आए आपको रखना चाहिए कि मॉरिसन ने 5 पदीय सिद्धांत दिया था। ठीक है, अब इसमें सबसे बेस्ट जो आंसर है वो है संख्या नंबर 2 में क्या है, सबसे पहले देखिए आप क्या करेंगे, खोज करेंगे, किसी चीज़ की खोज होगा, फिर क्या होगा, उसके बाद फिर प्रस्तुतिकरण करेंगे, खोज के बाद क्या करेंगे, नंबर 1 पे तो खोज हो गया, नंबर 2 पे क्या करेंगे, नंबर 2 पे करेंगे आप प्रस्तुतिकरण, आपने कुछ खोजा या कुछ बनाया, एक्सप्लोरेशन किया, किसी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त की, फिर उसका प्रेजेंटेशन कर दिया। प्रेजेंटेशन करने के बाद आप क्या करेंगे, 4th नंबर पे क्या है, आत्मीकरण, उसको एसिमिलेशन करेंगे, एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन करने के बाद 3rd पे क्या दिया, संगठन या व्यवस्था, उसके रूप में आप संगठन बनाएंगे या इसको व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, लास्ट में क्या होगा, लास्ट में होता है वाचन या अभिव्यक्तिकरण, तो ये 5वें नंबर पे होगा वाचन या अभिव्यक्तिकरण, और करेक्ट आंसर इसका जो है प्रश्न जो विकल्प नंबर 2 ये इसका सही आंसर है। ठीक है, और आप इसको, इसकी जो थ्योरी में जो भी दिया है इन लोगों ने सब आप पढ़ेंगे। ठीक है, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, वरना देखिए फिर पेपर में कुछ भी हो सकता है। आपको जितना ज़्यादा आप ज्ञान प्राप्त करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छी काम रहेगा। तो देखिए प्रश्न संख्या 9 को हम हल करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न संख्या 9 में क्या लिखा है, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, संज्ञानात्मक से। तो आपको पता है संज्ञानात्मक क्षेत्र में कौन कौन नहीं है, देखो ज्ञान तो आता ही आता है, अनुप्रयोग भी आते हैं, ठीक है, नॉलेज हो गया, एप्लीकेशन हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गई, लेकिन जो अवमूल्यन अनुमूल्यन होता है यानी वैल्यूइंग, ये कभी इसका पार्ट नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 9 का वो है अनुमूल्यन। निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है, तो उन्नतोदर वक्र होता है, और मिश्रित वक्र भी होता है, नतोदर वक्र भी होता है, लंबवत। देखिए आपको एक थ्योरी बता रहे हैं, एक अधिगम का वक्र होते हैं। अधिगम वक्र क्या होता है, देखिए एक तरीके से यहाँ पे अधिगम होता है, तो यहाँ पे इस अधिगम के पठार बनते हैं। पठार मतलब देखिए इस तरीके से वक्र होता है। तो उन्नतोदर में क्या होता है, उन्नतोदर उत्तल क्या होता है, इसमें क्या होता है, बच्चा सीधा सीधा पढ़ता जाता है और उसका जो वक्र का पठार बनता है वो ऐसा बनता है, मतलब बच्चा हमेशा ग्रोथ ही करता है। ठीक है,
और इसके बाद नतोदर होता है। नतोदर में क्या होता है, नतोदर वाला देखिए ऐसे होएगा, नतोदर में क्या होता है, ये होता है, ऐसे करते हैं। और इसमें क्या होगा, पहले तो बच्चे की पढ़ाई अच्छी होती है, फिर पढ़ाई के बाद इसको भूलना शुरू हो जाता है बच्चा, मतलब कम उसकी ग्रोथ कम हो जाती है। तो अधिगम जो उसका होता है, पढ़ाई का जो लेवल होता है, लर्निंग वो कम होती चली जाती है, और इसमें लर्निंग स्टार्टिंग से बढ़ती चली जाती है। और तीसरा एक होता है मिश्रित प्रकार का। मिश्रित प्रकार में क्या होगा, पहले इसकी बढ़ाई बड़ा मतलब बड़ा, फिर इसकी घट गई, फिर इसको ग्रोथ अच्छा पढ़ाई मिली, फिर ये सही हो गया, फिर ऐसे हुआ। तो ये ऐसा आकार का भी इसको कहते हैं। तो ये तीनों ही पाई जाती हैं। लेकिन जो लंबवत है, देखिए लंबवत यहाँ पे लिखा हुआ है, लंबवत, लंबवत कभी भी, लंबवत कैसा होता है, लंबवत कैसा होगा, देखिए ये बन गया एरो और ये बन गया ग्राफ। अब लंबवत ये हो गया लंबे लंबे डंडी है ना, लॉन्गिट्यूड, देखो इंग्लिश में दिखा है लॉन्गिट्यूटनल। तो ऐसा कभी कोई वक्र पढ़ाई के क्षेत्र में अधिगम के अंतर्गत नहीं बनता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट विकल्प है वो कौन सा होगा, लंबवत होगा। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 11 को देख लेते हैं। 11 में क्या लिखा है, देखिए प्रश्न संख्या 11 में लिखा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये किसने कहा था। तो देखिए ये थ्योरी कुछ कुछ हमेशा आती हैं, तो आपको ऐसे के ऐसे ही इनको लर्न कर लेना चाहिए, कुछ ही थ्योरी आपको ध्यान रखनी है। तो प्रश्न संख्या 11 का जो करेक्ट वर्जन है, मैंने इसको आंसर की के द्वारा जो बताया गया है आयोग के द्वारा, वो बताया गया है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। तो इसका आंसर दिया गया है गिलफर्ड के महोदय द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर गिलफर्ड है। तो आप इसको ऐसे ही याद करिए, इसमें कोई ट्रिक्स नहीं है और ना ही इसकी कोई थ्योरी है, क्योंकि इस प्रकार से कई लर्निंग आप अधिगम वाले चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो उसमें इसमें थ्योरी प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए बात करते हैं, यहाँ पे देखिए सूची है, ये हमेशा सवाल आते हैं। अगर देखिए ये बहुत सरल होते हैं, आपको करना क्या, यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपको पता है, कोई जानकारी है, तो जाहिर सी बात है आपकी आंसर हमेशा करेक्ट ही निकलेगा। ठीक है, अब जैसे कि इसमें है 12वें नंबर का प्रश्न हुआ, तो प्रश्न इसका जो देखिए किससे मैचिंग कराना, इसका करेक्ट वर्जन जो आंसर है वो है 3 नंबर। ठीक है, अब 3 में क्या है, आप इसको देखिए, ए पे है ब्रूनर है, ब्रूनर को किससे जोड़ रहे हैं हम लोग, ब्रूनर का है संप्रत्यय, ब्रूनर का है संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान, यानी कि कॉन्सेप्ट अटेंडमेंट टीचिंग मॉडल, ये किसका है, ब्रूनर का है। ठीक है, ए का फोर्थ हो गया, ए के बाद फोर्थ के बाद बी का है थर्ड, यानी आसुबेल का है अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान, यानी एडवांस ऑर्गेनाइजर टीचिंग ऐप मॉडल। तो आप कुछ एक को भी याद रखेंगे ना अपने दिमाग में, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ग्लेजर का कह दिया, सी का फर्स्ट है, यानी ग्लेजर का है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, और डी का है सेकंड, यानी गार्डनर का है साइनेटिक शिक्षण प्रतिमान। तो आपको ये याद रखिए, कोई एक भी आप याद रख लेंगे तो आपको जरूर उसका आंसर मिल जाएगा। कभी कभी दो मैचिंग हो जाते हैं, तो कुछ नहीं, आपको इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, तभी आपके प्रश्नों को सही हो पाएंगे। तो समस्या समाधान का देखिए प्रश्न नंबर 13 में आ चुका हूँ। समस्या समाधान का प्रथम चरण कौन सा होता है, तो बताइए आप लोग कौन सा चरण होता है समस्या समाधान का। देखिए समस्या होती क्या है, आपको पता है, ये एक सवाल ऐसा है कि आपको कोई समस्या है, तो आप उस समस्या का जब समाधान करेंगे तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, देखिए विकल्प दिए कि परिकल्पना का निर्माण करेंगे, है ना, दूसरा समस्या की पहचान करेंगे, तीसरा आंकड़ों का संकलन करेंगे, और फिर चौथे पे लगा परिकल्पना का परीक्षण करेंगे। तो देखिए ये शोध का एक सवाल है, तो शोध के बारे में आप जानिए, क्रमबद्ध होती हैं ये। देखिए सबसे पहले क्या होता है, समस्या का हम पहचान करेंगे, तो सबसे पहला आंसर इसमें समस्या की पहचान होती है। फिर क्या करेंगे, समस्या की पहचान के बाद परिकल्पना का निर्माण होता है, जो पीएचडी लोग करते हैं उनको ये सारे स्टेप्स पता होते हैं, या नेट की तैयारी आप करेंगे तो उसमें इसी तरीके से क्रम करेंगे। या फिर आप अपनी क्लासरूम का अध्ययन कर लीजिए कि आप कक्षा में एक छात्र है, छात्र कोई हरकत करता है या नहीं पढ़ने में मन लगा रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसकी समस्या की पहचान ही तो करेंगे हैं, कि वो बच्चा पढ़ क्यों नहीं रहा, तो उसकी समस्या का पहचान आप करेंगे सबसे पहले। फिर हम क्या करेंगे, परिकल्पनाओं का निर्माण, यानी हम अनुमान लगाएंगे कि यार ये हो सकता है इसके घर में कोई प्रॉब्लम होगी इसलिए पढ़ नहीं रहा, तो वो हो गया परिकल्पनाओं का निर्माण हो गया। ठीक है, फिर होगा क्या, आंकड़ों का संकलन। अब हमें ये पता चल गया कि छात्र क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या थी कि वो पढ़ नहीं रहा था या पढ़ाई में मन नहीं लग रहा उसका। दूसरा हमने बनाया कि हो सकता है इसके घर का वातावरण अच्छा ना हो, या फिर इसको पढ़ने के लिए सही टाइम नहीं मिल रहा। उसके बाद आंकड़ों का संग्रहण किया हमने, हम उसके यहाँ पे गए जहाँ वो बच्चा रहता था, वहाँ से मिले, उसके पेरेंट्स से बात की, तो पता चला कि उनके यहाँ पे प्रॉपर रूप से लाइट की व्यवस्था नहीं थी, या लाइट कट जा रही थी रेगुलर रूप से, है ना, तो अब वहाँ लाइट नहीं आ रही थी। ये आंकड़ों का संग्रहण में हो गया कि हमने वहाँ पता किया कि आंकड़े कैसे कलेक्शन किए, कि किसी से जानकारी ले ली, है ना, ऐसे पता कर लिया कि वहाँ पे लाइट नहीं आ रही, इस कारण से इस बच्चे की पढ़ाई में अवरोध आ रहा था या फिर वो पढ़ नहीं पा रहा था। लास्ट में क्या, परिकल्पना का परीक्षण,
तो हमने जो परिकल्पना बनाई थी कि इसके समस्याएं इनमें से कौन सी हो सकती हैं, ये पढ़ाई क्यों नहीं कर पा रहा, उनमें से एक परीक्षा हमारे जो एक समस्या होगी वो क्लियर हम लोगों को आंसर पता चल जाएगा कि हमारा सही है या नहीं है। इसके लास्ट में एक स्टेप और होता है जिसका नाम होता है कंक्लूजन या निष्कर्ष। तो हम किस परिणाम पे पहुंचे वो इसमें आता है, इसके बाद है परिकल्पना के परीक्षण के बाद। तो आपको ये पता होना चाहिए समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या होगा, समस्या की पहचान करना। ठीक है, बस। प्रश्न संख्या 14 लिखा है। 14 में क्या लिखा है कि बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा, कब होगा बालकों का अधिगम, मतलब कोई बच्चा छात्र जो है वो सबसे ज़्यादा कब सीखेगा। सुनिए, एक विकल्प दिया है कि शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा, मतलब शिक्षक तो बहुत आगे बढ़ जाएगा, बच्चे मतलब उनसे सबसे टॉपर वही रहेगा, टीचर ही है, और बच्चों को कुछ नहीं करने देगा। बच्चों से कहे बेटा आप शांत रहो, आप कुछ मत बताओ। तो ऐसे में अधिगम होगा, लर्निंग होगी शायद नहीं होगी। ठीक है, दूसरे में लिखा है बालकों का संज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली कब होगा। ठीक है, कब होगा, आपको एक सेकंड रुकिए आप, मैं ज़रा, हाँ जी, अधिगम सर्वाधिकशाली कब होगा, जब शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को, ये तो गलती हो गया, बालकों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनोरंजन, ये भी सही है, पढ़ने लिखने में गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी, ये भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 14 का वो होगा आंसर नंबर 2, है ना। क्यों होगा, क्योंकि बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा, तो उस बालक की लर्निंग होगा, यानी जो बच्चा सीखेगा वो ज़्यादा सीखेगा, है ना। और देखिए आपको एलिमिनेशन करने की मेथड पता होनी चाहिए कि आप कहाँ प्रश्न को, देखिए इन तीनों का, देखिए तीनों अलग दिखाई दे रहे हैं। निष्क्रिय रखेगा, टीचर ऐसा करेगा, तो भाई कहाँ से अच्छी लर्निंग हो पाएगी। फिर तीसरे पे विकल्प लिखा है पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा, तो सिर्फ पढ़ने लिखने गणितीय कुशलता में तो गणित आप सिखाए जा रहे हैं, उसको और कुछ नहीं समझा रहे, तो वो भी गलत बात मानी जाएगी। फिर लिखा है कि शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी, यानी कि उस पर टीचर ही कमांड रखेगा और कोई कुछ नहीं, मतलब बच्चे से कुछ नहीं जानकारी लेगा, बच्चों को कुछ भी बोलने के अधिकार नहीं होगा, तो ये भी गलत है। तो आपको ये पता चल गया होगा। इसके 3 हटाने के लिए भी आपको आने चाहिए, तभी आप कभी कभी जो तुक्का भी मारेंगे तो भी आपका करेक्ट होगा। आपको सिर्फ थॉट विकसित करना अपने दिमाग में कि क्या सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर अब हम 15 पे आ चुके हैं। 15 पे लिखा है स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब ये दोनों में शामिल है। ठीक है, किसमें, स्मृति एवं बोध में, दोनों में आता हो, तो कौन सा आता है स्मृति और बोध में। 15 का जो विकल्प सही दिया है वो है प्रस्तुतिकरण। ये स्मृति और बोध में दोनों में प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन आता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन मैं अगली बार में करूंगा, क्योंकि अभी फिर वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो मैं करेक्ट आंसर ही आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो सरल से होंगे, आसान से जो बताए जा सकते हैं, उनको मैं आपको अभी बताता चलूँगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है। 16 में लिखा मानव विकास का प्रारंभ होता है, कब से होता है। तो जाहिर सी बात है आपको सबको पता ही है। लिखा है शैशवावस्था, दूसरा पूर्व बाल्यावस्था, तीसरा गर्भावस्था है, तीसरा और चौथा दिया उत्तर बाल्यावस्था। तो भैया कब से होता है, सबको पता है, मानव विकास का प्रारंभ होता है गर्भावस्था से, क्योंकि बच्चे का जो विकास होता है वो गर्भावस्था से ही होने लगता है। तो आई होप कि आपको सबकी जानकारी होगी। अब प्रश्न संख्या 17 लिखा है कि द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है। तो अ कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक जो हैं वो 17 नंबर पे 4 हैं, R.M. गैने के द्वारा जो बुक लिखी गई है उसका नाम है द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए, गैने के द्वारा लिखी गई, आप इसको ऐसे ही याद कर लें। फिर लिखा है 18वें प्रश्न, ये शायद सबको पता होगा, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोधों की अवस्था है, ये कथन किसका द्वारा। तो सबको जानकारी होगा, ये आंखें बंद करके आप ऐसे ही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद ही कर लीजिए। बीएड में आपने इसको पढ़ाई होगा, जाहिर सी बात है। तो स्टैनले हॉल के द्वारा ये कथन कहा गया था कि किशोरावस्था जो होती है, एडोलसेंस इज द पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइक इज द स्टेटमेंट ऑफ, मतलब आपको पता होगा, ये हो गया। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं हम लोग। 19 पे क्या लिखा है कि सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है। तो सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग में भारतीय समय के अनुसार कितना समय जाता है। तो इसका सही करेक्ट आंसर है 36 मिनट में एक माइक्रो टीचिंग कंप्लीट होती है। ठीक है, तो आपको ऐसे ऐसे याद रखना है, इसमें कोई ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी है आपको, जैसा करेक्ट आंसर है उसको ऐसे याद रखना है। यहाँ पे लिखा है सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। तो ये कथन किसका है। तो ये कथन देखिए, जब आप सीखने के या अधिगम का सिद्धांत जब पढ़ेंगे तो आपको ये कथन देखने को मिलेगा, और ये कथन कहा है और रॉस के द्वारा कहा गया ये, है ना जी। तो करेक्ट आंसर इसका रॉस है। तो आपको ये ऐसे के ऐसे ही याद कर लेना है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई मेथड यूज नहीं हो सकता है। ठीक है जी। अब देखिए
प्रश्न संख्या 21 है। यहाँ पे देखिए वही मैचिंग करने के लिए आ गया। तो आपको ये थ्योरी पता होनी चाहिए, कौन सी थ्योरी किसने दी है। तो पुनर्वलन पे सबसे ज़्यादा जोर जो डाला, देखिए मैंने आपको पहले बताया था, बी का फोर्थ होगा, स्किनर, है ना। पुनर्वलन का स्किनर ने बहुत ज़्यादा काम किया था। तो पुनर्वलन कहाँ गए, स्किनर के साथ चले गए। तो अब आप देखें स्किनर के साथ जैसे ही जोड़ेंगे तो बी का क्या होगा, फोर्थ होना चाहिए। तो बी का फोर्थ देखिए सब पे, अब देखिए अब यहाँ पे फंसेगा काम, है ना। बी का तो फोर्थ सब पे डाल दिया इन्होंने। अब क्या कर सकते हैं, तो अब हम करेंगे, क्या करेंगे, अब हम करेंगे, देखिए बी हो गया, बी का तो फोर्थ हो गया, स्किनर हो गया। फिर है अनुकूलन। अनुकूलन किसका है, एनिमल इंटेलिजेंस। तो एनिमल के ऊपर इंटेलिजेंस ये किसने किया है। तो 21 का जो करेक्ट आंसर आपका है वो है नंबर 1, और 1 राइट आंसर है। और 1 के साथ अगर हम मैचिंग कराते हैं तो देखिए क्या होता है, देखिए ए का है थर्ड, एनिमल इंटेलिजेंस यानी थॉर्नडाइक के द्वारा है, थॉर्नडाइक ने उस पर किया था एनिमल इंटेलिजेंस के ऊपर, थॉर्नडाइक हुए। पुनर्वलन बी को जोड़ दिया फोर्थ से, जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है। और सारगर्भिता का जो नियम है वो सी का है 1 से, यानी गेस्टाल्ट वाल दिया है, गेस्टाल्ट ने दिया है। गेस्टाल्ट क्या होता है, वो समग्र को एक साथ देखने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं टुकड़ों में मत पड़ो, सारी चीज़ें एक साथ रख दो बच्चे के पास, और फिर बच्चा उसमें से छांट के अपनी अधिगम सीख लेगा कैसे क्या करना है, ठीक है। फिर है इसके बाद डी में क्या है, डी का करेक्ट सेकंड है, यानी कि अनुकूलन किसने दिया था, प्याजे ने दिया था। किसका, एडाप्टेशन का। अनुकूलन का आपको पता है एडाप्टेशन का सिद्धांत, एसिमिलेशन है, एकोमोडेशन, ये सारे किस में थे, प्याजे की थ्योरी में आते हैं। तो वो यहाँ से प्राप्त हुआ था, ठीक है जी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22 पर हम आ गए। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, ये कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो कभी ना खत्म होने वाली क्रिया से है, ठीक है। तो देखिए पहला विकल्प क्या है, कभी ना खत्म होने की प्रक्रिया। पहला विकल्प है निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा एकीकरण का सिद्धांत, तीसरा है अंतःक्रिया का सिद्धांत, चौथा है संबंध का सिद्धांत, है ना। तो ना समाप्त होने वाली निरंतरता, तो ये देखिए 22 का निरंतरता ही दर्शा रहा है। तो इसलिए जो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये किससे संबंधित है, ये निरंतरता का सिद्धांत है, क्योंकि कभी रुक नहीं रहा है, कंटिन्यूसली चलता रहा है। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में वर्जन लिखा कंटिन्यूटी, मतलब आगे बढ़ रहा है, ठीक है। इंटीग्रेटी मतलब सारा जोड़ के, विकास मतलब सब चीज़ों का मिला रूप है, तो इस तरीके से इंट्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे देखिए सवाल में क्या है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। सही आंसर है निरंतरता का सिद्धांत। अब आइए बात करते हैं प्रश्न संख्या 23 की। तो देखिए आप लोगों को भारतीय संविधान में शिक्षा के बारे में क्या क्या जानकारी दी गई है, कौन से आर्टिकल है, उनको आपको ध्यान में रखना कि यहाँ पे देखिए संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई, कौन से संशोधन से बनी। तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए 86वें संविधान संशोधन से। और ये 42वें, देखिए कभी वो पूछ लेगा आपसे क्या नाम है, ये कौन से संविधान संशोधन। तो 42वां तो संविधान संशोधन था, किस ईयर की बात करेगा, तो आपको बताना पड़ेगा 1976 का। कितना, 1976। और संविधान संशोधन नहीं, 42वां नहीं है, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, 42वां संविधान संशोधन नहीं है यहाँ पे है 86वां संविधान संशोधन है। और ये हुआ था 2000 में, आई थिंक 2003 या 2004 पर। इसका करेक्ट आंसर अभी आप लोगों को यही लगाना है। और ये संविधान संशोधन है, 86वां संविधान संशोधन है, ठीक है जी। मौलिक अधिकार बन गई, ठीक है संविधान। तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 24 है। 24 में लिखा अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। मूल प्रवृत्ति किसने दी थी, तो मैकडूगल के द्वारा ही दी गई है। 24 का आंसर करेक्ट है, 23 मतलब 24 का करेक्ट है मैकडूगल, ठीक है। और 23 का सही आंसर मैंने आपको पहले बता दिया, 23 है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप इसके ईयर और मतलब ज़रूर बताइएगा कि कौन सा सन था, ठीक है जी। तो इसके आपको भी इससे रेडी हो जाएगा और मैं भी इसको सही से और अच्छे से याद करूँगा, ठीक है। 25 पे लिखा है प्रश्न संख्या 25, कुल मिला के देखिए अभी 30 सवाल हैं, थोड़े से और रह गए 5 प्रश्न। 25 पे लिखा हुआ है कि विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। किसने कहा है, तो संवेगात्मक काल का अनोखा काल किसने कहा था। 25 का जो करेक्ट आंसर है आपके लिए, इसका आंसर है बाल्यावस्था। ये किसके द्वारा है, कॉल तथा ब्रूस के द्वारा। तो जब आप बाल्यावस्था पढ़ेंगे या संवेगात्मक विकास की जानकारी प्राप्त करेंगे तो आपको ये नाम जरूर देखने को मिलेगा, कॉल तथा ब्रूस। तो आपको छोटे छोटे से हैं, अगर आप 30 में से कम 25 प्रश्न भी कंप्लीट कर लेते तो आपका पेपर गलत नहीं माना जाएगा, आपका तैयारी सही मानी जाएगी। तो अब चलिए 26 पे आते हैं। 26 पे क्या है, किसने बहुविवात्मक, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या, मल्टीपल
इंटेलिजेंस थ्योरी का प्रतिपादन किया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, मल्टीपल थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो 26 का राइट आंसर है गार्डनर का। गार्डनर को आप याद रखिए, एक्सपेरिमेंट ने एक द्विकारक और त्रिकारक का किया था, और गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत है वो बहुकारक या मल्टीपल इंटेलिजेंसी का है। ठीक है, जॉन मेयर और जॉन, ये मैंने नहीं पता है, इनमें कोई इन्होंने बुद्धि का सिद्धांत तो नहीं दिया है। ठीक है, बहुविमात्मक प्रज्ञा का सिद्धांत, सॉरी, मल्टीपल इंटेलिजेंट, हाँ सही बात है, वही है करेक्ट आंसर। अभी देखिए 27 पे आते हैं। 27 पे लिखा है डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। क्या होती है डिसलेक्सिया में? आपको मूवी याद होगी तारे ज़मीन पर। इसमें क्या होता है, पढ़ने में आपको क्या होता है, यहाँ उल्टे, जैसे कोई वो एक छात्र था, उसका नाम पता नहीं, बच्चे का नाम दरअसल सफारी तो ओरिजिनल नाम है, पर तारे ज़मीन में वो बच्चा क्या करता था, अगर उसे पी बनाने के लिए कहते थे तो पी पी की तरह ऐसे ही बनाता था, डब्ल्यू उसे एम बनाने के लिए बोलोगे तो फिर वो एम ऐसे बनाता था। और इसको अगर बच्चे को आप ए बोलोगे तो वो ए कैसे बनाएगा, ए तो सही बना देगा, पर बी अगर बोलोगे तो बी हम सामान्य थे, हम लोग ऐसे बनाएंगे बी, लेकिन वो बच्चा कैसा बी बनाएगा, वो बच्चा बी बनाएगा ऐसे करके। मतलब उसे पढ़ने में और मतलब बर्तनी पढ़ने में दिक्कत होती है, लिखने में नहीं होती। ठीक है, तो कुल मिला के इसका करेक्ट आंसर किसका कौन सा होएगा? 27 का करेक्ट आंसर होगा 3। ठीक है जी, 27 3 हो गया। अब 28 पे आते हैं। 28 पे सवाल क्या लिखा है? सवाल लिखा है 28 पे, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? तो सबसे पहले आप पता कर लीजिए समावेशी कक्षा होती है क्या। समावेशी कक्षा वो होती है कि जिसमें सभी प्रकार के छात्र एक साथ रह के पढ़ाई करते हैं, एक ही क्लासरूम में सभी प्रकार के मतलब कोई अगर ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो भी इसके साथ बैठेगा, कोई दृष्टिबाधित मतलब थोड़ा सा कोई दिव्यांग है तो भी इसके साथ बैठेगा। तो समावेशी कक्षा का अर्थ यही होता है कि आपको सभी प्रकार के जो छात्र हैं उनको सभी को एक साथ बैठ के पढ़ाना। तो इसमें शिक्षक की भूमिका क्या नहीं होती है, तो यहाँ नहीं लिखा है, तो आपको ध्यान रखना क्या नहीं होती। शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, तो देख लीजिए, देख सकते हैं। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं। निःशक्त बच्चा अगर किसी प्रकार से कोई समस्या है तो उसको बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, तो गलत लग रहा है। फिर बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त, ये भी करना चाहिए। फिर शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये तो करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, यही इसका गलत आंसर है, क्योंकि नहीं करना भूमिका नहीं है समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका। समावेशी कक्षा में शिक्षक होता है वो बच्चों के एक सपोर्टिव रोल का प्ले करता है, मतलब वो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वो कक्षा में खड़ा होता है। आप जैसे शिक्षक हैं और कोई बच्चे को अगर कोई दिक्कत हो रही है किसी प्रकार से, वो बैठ नहीं पा रहा है, चलने में दिक्कत है, लिख नहीं पा रहा, तो आप मतलब उसको सपोर्ट करेंगे और उसकी काम में आप उसको क्या करेंगे, आप उसको एक तरीके से हेल्प प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से सहायक के रूप में आप कार्य करते हैं, तो इसलिए इसका जो भूमिका नहीं है तो ये बिल्कुल भूमिका नहीं हो सकती। अब आइए 29 पे पहुंच गए हम लोग। 29 का जो प्रश्न लिखा हुआ प्रश्न पढ़िए। प्रश्न लिखा है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए अनुमति नहीं देनी चाहिए हैं, या फिर प्रेरित करना चाहिए, या हतोत्साहित करना चाहिए, या रोक देना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि अच्छा शिक्षक कभी भी इन तीनों में अनुमति नहीं देनी चाहिए, तो नहीं करेगा। अनुमति दोगे जब भी तो सही बात होगी, है ना। तो प्रेरित करना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। आप लोग अपने अनुमान से भी लगा सकते हैं। एक अच्छा टीचर बनने के लिए आप लोग कक्षा में क्या करेंगे, छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए आप उनको प्रेरित करेंगे। ठीक है जी। अब आते हैं 30 नंबर पे। 30 नंबर पे लिखा है, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है वृद्धि? नैतिक विकास से संबंधित है, सामाजिक विकास से संबंधित, शारीरिक विकास से संबंधित, भावात्मक विकास से संबंधित है। देखिए यहाँ पे भी वही लॉजिक आप लगाएंगे। नैतिक विकास किसी ने देखा है कि आप नाप सकते हैं कि किसी व्यक्ति का 2 किलो या 2 मतलब मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में कह रहा हूँ कि इतना विकास हुआ है, कोई नहीं कह सकता। सामाजिक विकास हम कैसे पता करेंगे कि इस बच्चे का 3% सामाजिक विकास हो गया या 50% हो गया सामाजिक विकास, तो हम ऐसा कोई नाप नहीं सकते। और वृद्धि जो होती है हमेशा नाप सकते हैं वृद्धि को, आप इसको मतलब नाप के ही पता कर सकते हैं कि वृद्धि हुई है कि नहीं है। अगर आप मान लो कोई 1 मीटर का पेड़ है और अगर वो 50 दिनों के अंदर 5 मीटर का हो गया, तो हम कहेंगे इसकी वृद्धि हुई है, 4 मीटर का ये ग्रोथ कर गया है। ठीक है। अब भावात्मक विकास, अब भावात्मक विकास में कैसे वृद्धि नापेंगे कि भैया अभी कम भावात्मक है, 1 साल में 5 साल में बहुत भावात्मक हो गया, या 50 साल में ये भावात्मक में चरम सीमा पे पहुंच गए, तो ऐसी कोई काउंटिंग नहीं हो सकती है। तो इसलिए इसका करेक्ट वर्जन जो है जिसको आप वृद्धि को नाप सकते हैं वो है शारीरिक विकास। यानी शारीरिक विकास से आप अनुमान लगा सकते हैं अगर ये 5 फुट का लड़का है या 3 फुट का था पहले, या इसकी शरीर पहले कमजोर था ये बड़ा हो गया, तो इसकी वृद्धि हुई है। मतलब डायरेक्टली हम उसको नाप सकते हैं कि वृद्धि को हम लोग हाइट से, ऊंचाई से इसको नाप सकते हैं। तो ये थे हमारे 30 सवाल इस प्रश्न के। 2019 में ये पेपर सन हुआ था, और इसके जो आगे के पार्ट हैं वो भी मैं आगे क्रम से आपको बताने की कोशिश करूँगा। आपको किस प्रकार से
आप सॉल्व कर रहे हैं, ये भी मुझे जानकारी दीजिए और आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो सही लगा या नहीं लगा। और देखिए एक बात और बता देता हूँ कि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन आप धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो आप एक दिन परफेक्ट जरूर बन जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिलता है, तो आप सीखते रहिए और दूसरों को सिखाते रहिए, तभी आप एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। तो मेरी शुभकामना है आपके साथ, आप इस बार ज़रूर यूपी टेट क्वालिफाई करेंगे और आगे आप देश के भविष्य के लिए आप अपना पूरा योगदान देंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा। तो आप अपने ग्रुप में इसको शेयर कीजिए और अगर आप यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।